जहाँ तक देखा जाए 2025 में तो बाजपट्टी से सिटिंग एमएलए ऑलरेडी मुकेश कुमार यादव हैं, तो इनका तो कंफर्म माना जा रहा है कि मुकेश कुमार यादव ही महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे। यहाँ दूसरा कोई दावेदारी भी नहीं कर रहा है, ऐसा मजबूत दावेदार भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ एनडीए में काफ़ी सारे दावेदार हैं, जो क्षेत्र में हम लोग हैं तो दिखते भी हैं, मीडिया में बात भी होती है। इसके बारे में आफरू जमा बताएंगे जो अभी संभावित उम्मीदवार हैं। पार्टी के जो चिराग पासवान है वो लगे हुए हैं कि बाजपट्टी मुझे मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉर्थ बिहार न्यूज और मैं हूं शम्स आफरू जमा और आज मेरे साथ है मोहम्मद समीम। क्या हाल है समीम? जी अच्छा, बढ़िया। तो आज हम लोग बाजपट्टी विधानसभा पे बात करेंगे कि इससे कौन से उम्मीदवार आने वाले थे और हिस्ट्री इसका क्या रहा है, कब बना, कैसे बना, इससे पहले जो इलेक्शन हुआ 2010 में, 2015 में, 2020 में, उसमें कैसे कैसे क्या हुआ था, सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं। खासकर इस वीडियो में हम लोग संभावित उम्मीदवार के बारे में बात करेंगे कि अभी जो इलेक्शन होना है 2025 में, उसमें कौन से कैंडिडेट आगे चल रहे हैं, एनडीए से कौन आगे चल रहे हैं, जदयू में बहुत सारा इधर हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए, वो होना चाहिए, महागठबंधन में कौन से आगे कर रहे हैं, क्या हो सकता है, सारी बातें इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि ये बाजपट्टी विधानसभा 2010 में पुपरी से कटकर बना था। पहले विधानसभा हम लोगों का हुआ करता था 72 पुपरी हुआ करता था, उससे कट करके बाजपट्टी बनाया गया था। पहली बार इलेक्शन हुआ था 2010 में और उस टाइम में जब इलेक्शन हुआ तो एनडीए जदयू के साथ एनडीए थी, मतलब कि नीतीश कुमार और बीजेपी दोनों साथ में लड़ी थी और वहीं राजद अलग से लड़े थे, कांग्रेस अलग से, यानी कि महागठबंधन नहीं था 2010 में। ठीक है, तो रंजू गीता वहाँ यहाँ से विधायिका बनी थी, 44,726 वोट मिला था, जदयू से वो चुनाव लड़ी थी। वहीं अनवारुल हक आरजेडी से चुनाव लड़े थे, दूसरे स्थान पे रहे थे, 41,306 वोट मिला था अनवारुल हक को और मार्जिन जो रहा जीत का 3420 वोट से अनवारुल हक सीट को गवा दिए, रंजू गीता बाजी मार दी थी। और वहीं कांग्रेस को वोट मिला था 55,074। अगर कांग्रेस और आरजेडी का महागठबंधन होता तो अनवारुल हक यहाँ से विनर हो जाते 2010 में। वहीं एक रीजन ये भी था कि रविंदर शाही जी भी यहाँ से इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे थे, अच्छा पकड़ है उनका, हमारे गांव के बगल से वो आते हैं, ठीक ठाक वोट उनको भी आया था। 10,428 वोट इंडिपेंडेंट रह करके वो लाए थे, तो काफ़ी अच्छा जो है उनका, पहली बार वो लड़ रहे थे 2010 में और 10,428 वोट लाना कोई कम नहीं होता। और 2015 में बात किया जाए तो 2015 में एनडीए नहीं था, यानी कि एनडीए तो था लेकिन बीजेपी और छोटी छोटी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था। महागठबंधन उस टाइम में महा बन गया था। मैं महा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि कांग्रेस, आरजेडी, जदयू, लेफ्ट सब लोग मिल करके चुनाव लड़े थे, महागठबंधन हो गया था। नीतीश कुमार और आरजेडी बिहार में अगर साथ हो जाए तो महागठबंधन हो जाता है। तो उस तरह का इलेक्शन हुआ था। रंजू गीता कैंडिडेट थी बाजपट्टी से, जदयू की थी वो, लेकिन महागठबंधन की कैंडिडेट, बहुत सारा वोट आया था, 67,194 वोट 2015 में रंजू गीता को आया था। और वहीं रेखा कुमारी एनडीए की कैंडिडेट थी, ऐसे वो आरएलएसपी पार्टी से थी, आरएलएसपी का एनडीए के साथ गठबंधन था, तो आरएलएसपी की कैंडिडेट यहाँ से थी रेखा कुमारी, उनको ठीक ठाक वोट आया, 50,248 वोट आया। महा मार्जिन से रंजू गीता जी दोबारा विधायिका बनी थी, उनको मंत्रालय भी मिला था, 16,946 वोट से वो जीती थी, जो 16,944 वोट बहुत होता है। इसके पीछे का रीजन नीतीश कुमार, कांग्रेस, आरजेडी सब लोग साथ। रविंदर शाही जी दोबारा फिर से इंडिपेंडेंट आए, उनको वोट परसेंटेज उनका थोड़ा कम हुआ, 10,448 वोट उनको 2010 में मिला था, वहीं 2015 में 8,033 वोट मिला। वोट मार्जिन उनका, वोट परसेंटेज उनका कम हुआ। फिर वो दोबारा चुनाव में दिखे नहीं, फिर मुखिया भी बने, हम लोगों के मुखिया भी थे रविंदर शाही जी, फिर मुखिया बने, फिर विधायिका वगैरह में वो नहीं आए। और रंजू गीता महागठबंधन से थी, इसलिए जो है इतना विशाल वोट परसेंटेज उसको मिला था, क्योंकि आरजेडी, जदयू दोनों मजबूत पार्टी है बिहार में, लेफ्ट वगैरह का भी ठीक ठाक पकड़ है, कांग्रेस का अपना पकड़ है, पुरानी पार्टी है, तो ये सब वजह से रंजू गीता यहाँ से विधायिका बनी थी। फिर बारी आया 2020 का। 2020 में एनडीए, जदयू, बीजेपी और कुछ छोटी पार्टी के साथ थी, यानी कि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। महागठबंधन आरजेडी, कांग्रेस, लेफ्ट लोग एक साथ थे। महागठबंधन में जदयू निकल गए थे महागठबंधन से।
फिर महागठबंधन के उम्मीदवार मुकेश कुमार यादव को रखा गया, जो आरजेडी पार्टी से थे, महागठबंधन के उम्मीदवार थे। वहीं एनडीए के उम्मीदवार रंजू गीता ही थी, जदयू पार्टी से थी वो। तो सिर्फ 2704 वोट से रंजू गीता पीछे रह गई थी। रंजू गीता को मिला था 68,779 वोट, मतलब 68,779 वोट। और वहीं मुकेश कुमार यादव को 71,483 वोट मिला था। 2704 वोट से मुकेश कुमार यादव बाजपट्टी से विधायक बने थे। और रेखा कुमारी आरएलएसपी से, जो एमआईएम के साथ गठबंधन था उनका, वो भी ठीक ठाक वोट उनको भी मिल गया था। 11,267 वोट रेखा कुमारी को, जो 2015 में एनडीए की कैंडिडेट थी, वो इस बार अलग होकर के एमआईएम से असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन की और वो चुनाव लड़ी, उनको 11,267 वोट मिला। फिर नए एक और कैंडिडेट आ गए एलजेपी से। उस टाइम में एलजेपी एक ही पार्टी था, अभी तो एलजेपी रामविलास अलग हो गया, एलजेपी अलग हो गया। तो उस टाइम में एलजेपी से इंतखाब आलम कैंडिडेट बने। जो इंतखाब आलम कैंडिडेट बने तो एलजेपी से बने। एलजेपी सेंट्रल में एनडीए के साथ थी, लेकिन बिहार में एनडीए से अलग हट करके चुनाव लड़ रही थी। वो उनको भी ठीक ठाक वोट आया, 61,183 वोट इंतखाब आलम को भी आया। अब बात करते हैं 2025 के बारे में। तो समीम, क्या लगता है 2025 का क्या है? जहाँ तक देखा जाए 2025 में तो बाजपट्टी से सिटिंग एमएलए ऑलरेडी मुकेश कुमार यादव हैं, तो इनका तो कंफर्म माना जा रहा है कि मुकेश कुमार यादव ही महागठबंधन से उम्मीदवार होंगे। यहाँ दूसरे कोई दावेदारी भी नहीं कर रहा है, ऐसा मजबूत दावेदार भी नहीं दिख रहा है। लेकिन यहाँ एनडीए में काफ़ी सारे दावेदार हैं, जो क्षेत्र में हम लोग हैं तो दिखते भी हैं, मीडिया में बात भी होती है। तो इसके बारे में आफरुज जमा बताएंगे जो अभी संभावित उम्मीदवार हैं। एक्चुअली एनडीए में काफ़ी उलटफेर है, एनडीए में कुछ भी सही नहीं चल रहा है। हो सकता है बाजपट्टी जदयू के खाते में आए, हो सकता है जो जदयू सपोर्टर है वो तो बोलते हैं 100% लिख लो बाजपट्टी जदयू का है, लेकिन इसमें खेल भी हो रहा है। एलजेपी रामविलास पासवान पार्टी के जो चिराग पासवान है वो लगे हुए हैं बाजपट्टी मुझे मिल जाए। तो हो सकता है ये बाजपट्टी एनडीए की तरफ से जदयू को न जा करके एलजेपी रामविलास को आ जाए। अच्छा, रामविलास, एलजेपी रामविलास को बगल में एक सीट है बेलसंट का सीट, वहां से पहले भी वो लड़ते हुए आ रहे हैं। तो अभी कन्फ्लिक्ट चल रहा है, लेकिन एलजेपी चाह रही है कि मैं बेलसंट छोड़ दूं चलेगा, लेकिन मुझे बाजपट्टी चाहिए। लेकिन एनडीए में एक और भी है, ये अपना उपेंद्र कुशवाहा जी जो है, उनकी भी पार्टी है आरएलएम। अभी उन्होंने पार्टी चेंज किया तो अपने पार्टी का नाम आरएलएम किया है, जहाँ से रेखा गुप्ता पहले भी कैंडिडेट रह चुकी है बाजपट्टी की, तो ये भी दावेदारी कर रही है। हो सकता है ये सीट इनको भी जा सकता है। तो यहाँ पे अभी भी एनडीए में इस सीट को लेके कुछ भी कंफर्म माना नहीं जा रहा है। ये तीनों में से किसको ये सीट जाएगा, अगर जिस भी पार्टी को जाता है तो उसके हिसाब से कैंडिडेट तय माना जाएगा। जैसे बाजपट्टी एनडीए का बात किया जाए तो एनडीए में हो सकता है जदयू को जाए, हो सकता है एलजेपी रामविलास पासवान को जाए, एलजेपी आर शॉर्ट में बोलेंगे, हो सकता है आरएलएम जो एनडीए में ही है, रेखा गुप्ता पहले भी वो कैंडिडेट रह चुकी हैं, तो हो सकता है उनको जाए। अगर ये सीट जदयू को मिलता है तो सबसे ऊपर अभी नाम चल रहा है रंजू गीता का, लेकिन अंदर से इंफॉर्मेशन आ रहा है कि रंजू गीता का ऊपर तक पहुंच है, वो कैंडिडेट तो फिक्स है। लेकिन बहुत सारे लोग कह रहे हैं नहीं रंजू गीता कैंडिडेट नहीं होंगी। तो हो सकता है रंजू गीता कैंडिडेट ना मिले। जदयू के नए दावेदार है। अच्छा, नए दावेदार में 2 3 4 5 नाम चल रहा है, मैं कुछ नाम आपको बता दूं। रामेश्वर महतो एमएलसी भी रह चुके हैं, रामेश्वर महतो यहाँ से एमएलसी रह चुके हैं, जदयू से हैं वो, हो सकता है रामेश्वर महतो आ जाए। और वहीं सुधीर कुमार शाह है जो बोखरा ब्लॉक के प्रमुख हैं, उनका भी दावेदारी आ रहा है। वो भी खूब मेहनत कर रहे हैं, पूरा लगे हुए हैं क्षेत्र में, उनको भी देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग उन पे कमेंट भी करते हैं कि सर आप ब्लॉक अच्छे से नहीं चला पाए, लेकिन वो लगे हुए हैं और उनका भी दावेदारी है। तो हो सकता है जदयू को सीट मिले। तो 1 नंबर पे तो रंजू गीता चल रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन 2 नंबर पे रामेश्वर महतो भी चल रहे हैं, और तीसरे नंबर पे बात किया जाए तो सुधीर कुमार शाह जी भी हैं, और भी यहाँ से कैंडिडेट है, लेकिन मैं सभी का नाम नहीं बताने जा रहा हूँ। लेकिन ये 3 आगे चल रहा है उनका, ये जो संभावित उम्मीदवार है, ये 2-3 में से ही किसी को टिकट मिलने जा रहा है।
तो उनका ही हम लोग चर्चा करेंगे। ऐसे तो सब लोग बोलते हैं, हम भी करते ऐसे जो है 4-5 कैंडिडेट है यहाँ हावी जो अपने आप को दावेदार बोल रहे हैं, लेकिन ये 2-3 आगे चल रहे हैं। रंजू गीता फर्स्ट नंबर पे, रामेश्वर महतो और सुधीर कुमार था बोखरा प्रमुख। रंजू गीता भी जदयू से हैं और बोखरा प्रमुख वो भी जदयू से और रामेश्वर महतो भी जदयू से हैं, क्योंकि ये सीट जदयू का माना जाता है। लेकिन हो सकता है उलटफेर हो, ये सीट चला जाए एलजेपी रामविलास पासवान को। एलजेपीआर को ये सीट इसलिए जा सकता है कि इंतखाब आलम, डॉक्टर इंतखाब आलम है, जिनका सिटी हॉस्पिटल दरभंगा भी है, तो ये चिराग पासवान के काफ़ी करीबी है। और जहाँ तक लग रहा है कि ये सीट चिराग पासवान इनको दिलवाने में बहुत हद तक जाएंगे। जहाँ तक हो सकता है ये सीट एलजेपीआर को भी जा सकता है। तो अगर एलजेपीआर को जाता है तो ये इंतखाब आलम यहाँ से कंफर्म कैंडिडेट माने जा रहे हैं। जी, एलजेपी रामविलास पासवान को अगर ये सीट जाता है बाजपट्टी, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि डॉक्टर इंतखाब आलम जो सिटी हॉस्पिटल के ऑनर भी हैं, सब भाई वो डॉक्टर है, अच्छा उनका पकड़ भी है। धीरे धीरे पिछले बार भी लड़े थे वो एलजेपी से ही लड़े थे और 6183 वोट आया था। लेकिन अगर वो अभी एनडीए से लड़ते हैं, तो जीत भी सुनिश्चित लग रहा है, जैसा न्यूज आ रहा है कि उनको अच्छा खासा वोट मिलने वाला है, क्योंकि वो मुसलमान है और यहाँ मुसलमान की आबादी ठीक ठाक है। तो मुसलमान की आबादी है, ये मुसलमान है, इनको मुसलमानों का वोट भी जाएगा। जो एनडीए का कोर वोटर है वो तो इनको मिलेगा ही। तो अगर ये सीट एलजेपीआर को जाता है और डॉक्टर इंतखाब आलम कंफर्म कैंडिडेट यहाँ से बनेंगे, तो जीत भी उनके पक्ष में झुकता हुआ दिख रहा है। वहीं रेखा गुप्ता एनडीए से ही है, आरएलएम पार्टी से हैं वो, तो हो सकता है आरएलएम पार्टी से उपेंद्र कुशवाहा भी लगे हुए इस सीट के लिए, इसलिए कि रेखा गुप्ता उनकी बड़ी नेत्री हैं और ऑलरेडी बाजपट्टी से चुनाव लड़ चुके हैं। तो वो भी ट्राई कर रहे हैं कि बाजपट्टी सीट आरएलएम को जाए, तो फिर अगर आरएलएम को बाजपट्टी जाता है तो ये यहाँ से रेखा गुप्ता उम्मीदवार होंगे। ट्राई तो सब करता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि ये सीट जदयू को नहीं गया तो एलजेपीआर को जाएगा और यहाँ के एनडीए के कैंडिडेट होंगे डॉक्टर इंतखाब आलम। तो आप लोग प्रिपेयर रहें, हो सकता है मुसलमान कैंडिडेट बाजपट्टी को मिलने जा रहा है एनडीए से, ठीक है। और वहीं महागठबंधन की बात की जाए तो इसमें तो कोई डाउट नहीं है, कंफर्म है, 100% श्योर है, फाइनल है। मुकेश कुमार यादव जी जो यहाँ के सिटिंग एमएलए भी हैं और वो फाइनल उम्मीदवार है महागठबंधन से, और इसमें कोई कटफट होने नहीं जा रहा। आरजेडी, कांग्रेस सब लोग साथ में लड़ने वाली है, तो मुकेश कुमार यहाँ के फाइनल महागठबंधन के उम्मीदवार हैं। अब कॉन्फ्लिक्ट है एनडीए में, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। अगर आप लोग एनडीए के सपोर्टर हैं तो आप लोग कमेंट करके बताएं किनको सीट मिलना चाहिए, जदयू को, एलजेपीआर को या आरएलएम को। अगर एलजेपीआर को मिलता है तो डॉक्टर इंतखाब आलम यहाँ के उम्मीदवार होंगे, ये भी प्रिपेयर रहिएगा, क्योंकि आप एनडीए से हैं और एनडीए माना जाता है कि हिंदू कोर वोटर है उनका, तो आपको मुसलमान कैंडिडेट मिलेगा अगर एलजेपी को जाता है तो आपको क्या लगता है, एलजेपीआर को मिल करके डॉक्टर इंतखाब आलम यहाँ के कैंडिडेट बने या फिर जदयू से रंजू गीता ही कैंडिडेट ठीक है, या फिर नए जो रामेश्वर महतो का नाम चल रहा है, सुधीर कुमार शाह का नाम चल रहा है, तो ये लोग बन सकते हैं क्या? आप कमेंट कर जरूर बताएं। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम लोग बारी 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 सारा वीडियो लेकर के आएंगे। अभी फिलहाल हम लोग सीतामढ़ी पे वर्क कर रहे हैं, उसके बाद बगल में दरभंगा है उस पर वर्क करेंगे, फिर मुजफ्फरपुर पे वर्क करेंगे। जैसे जाले विधानसभा में काफ़ी कन्फ्लिक्ट कर, सारी बातें हम लोग आगे बहुत सारा वीडियो लाकर आपको बताते रहेंगे। तो मुझे आप फॉलो कर लें, वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं इस तरह का वीडियो लाता रहूँ। जय हिंद।